नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल साइकिल तथा सेल डिवीज़न की कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। सर्वप्रथम तो हम यह जानेंगे कि सेल डिवीज़न की किसी भी कोशिका में क्या इम्पोर्टेंस है तथा सेल को डिवाइड करने के लिए या विभाजित करने के लिए कौन कौन से कारक प्रेरित करते हैं। प्रत्येक जीव अपने जीवन का प्रारंभ एक सिंगल कोशिका जाइगोट से करता है। इसी जाइगोट या युग्मनज में अनेक विभाजनों के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं, जो कि एक बहुकोशिकीय पूर्ण परिवर्तित जीव का निर्माण करता है। अतः जीव की वृद्धि व परिवर्धन कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव है। प्रत्येक जीव में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें वियर एंड टियर अथवा क्षति होती रहती है। तो इन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी नई कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, जो कि सेल डिवीज़न से ही प्राप्त होती हैं। नए ऊतकों का, नष्ट हुए ऊतकों का निर्माण करना, वृद्ध व पुराने ऊतकों का प्रतिस्थापन करना तथा डेड सेल्स को रिपेयर करना, यह भी सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन के द्वारा बनी नई कोशिकाओं के होने से ही संभव है। इसके अतिरिक्त भी जनन की क्रिया हेतु या कोशिका को एक निश्चित आकृति में बनाए रखने हेतु नए ऊतकों के निर्माण हेतु कोशिका विभाजन अत्यंत आवश्यक है। अब जब हमें यह पता लग गया कि कोशिका का विभाजित होना आवश्यक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे दिमाग में आता है कि एक कोशिका को विभाजित होने के लिए क्या चीज़ प्रेरित करती है या कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसे केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक अथवा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आप भली भांति जानते हैं कि न्यूक्लियस या कैरियो शब्द हमेशा केंद्रक के लिए ही काम में आता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स दरअसल कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला अनुपात है। जैसे जैसे कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, केंद्रक का साइज उसके अनुपात में छोटा होता रहता है। इस तरह कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी बदलता रहता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को हम एक बहुत ही सरल मैथमेटिकल सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू Vn अपॉन Vc माइनस Vn। अब यहाँ पर Vn का अर्थ केंद्रक के वॉल्यूम से है तथा Vc का अर्थ कोशिका के वॉल्यूम से है। तो आप जान सकते हैं कि न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य के बीच में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है और कोशिका के बनने के पश्चात कोशिका का वॉल्यूम तो निरंतर बढ़ता रहता है, परंतु उसके अनुपात में न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ता। अतः कुछ कोशिकाओं में वृद्धि के पश्चात यह न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स इम्बैलेंस हो जाता है या असंतुलित हो जाता है। जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे कोशिका में केंद्रक के द्वारा विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करने की क्षमता भी कम होती जाती है और इसी क्षमता को पुनर्स्थापित करने के लिए कोशिका को विभाजन की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। तो इस प्रकार न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि कोशिका को विभाजन के लिए प्रेरित करता है। इसके पश्चात दूसरा कारक हम देखेंगे, सरफेस वॉल्यूम रेशो। सरफेस वॉल्यूम रेशो भी कोशिका विभाजन का एक कारण माना जाता है। जैसे जैसे कोशिका
अपने आकार में वृद्धि करती है, वैसे वैसे इसका आयतन अथवा वॉल्यूम तो बढ़ता जाता है, परंतु इसकी सतह या सरफेस नहीं बढ़ पाती है। अतः अंततः एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर सरफेस एरिया इतना कम हो जाएगा कि यह सेल के लिए आवश्यक पदार्थों का एक्सचेंज करने में सक्षम ही नहीं रह पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सेल एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाएगी और इसे विभाजन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो सरफेस वॉल्यूम रेशो भी यह निर्धारित करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सेल को कब डिवाइड करना है, कब विभाजित होना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यह दोनों ही फैक्टर्स यह चीज़ निर्धारित करेंगे कि डीएनए पर किसी भी प्रकार का ओवरलोड ना हो जाए या सेल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि यह सरफेस एरिया के द्वारा इनएफिशिएंट मटेरियल एक्सचेंज का कारण बन जाए। दोनों ही स्थितियों में सेल के पास विकल्प है कि या तो वह विभाजित हो या वो मर जाए। तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में सेल विभाजित होने का या डिवाइड करने का ही ऑप्शन लेगी। तो यही वजह है कि कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इस विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा ही एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स अथवा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यह जानने के पश्चात कि कोशिका विभाजन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, हम बात करेंगे सेल साइकिल अथवा कोशिका चक्र की। एक व्यक्तिगत कोशिका के जीवन चक्र में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसको हम सेल साइकिल अथवा कोशिका चक्र के अंतर्गत रखते हैं। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका चक्र को स्पष्टतः 4 अवस्थाओं में विभेदित किया जा सकता है। G1 या ग्रोथ 1 फेज, S या सिंथेटिक फेज, G2 फेज ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फेज या M अथवा माइटोटिक फेज। तो इस प्रकार प्रत्येक सेल साइकिल में निश्चित रूप से यह 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इनके बिना कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता है। इस चक्र की अवधि तथा इस चक्र में पाए जाने वाले विभिन्न स्टेजेस की अवधि प्रत्येक जीव में अलग अलग होती है, परंतु सामान्यतः G1 फेज में प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण होता है। इसी फेज में डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक जितने भी एंजाइम्स चाहिए उनका संश्लेषण तथा संग्रह होता है। G1 फेज सामान्यतः कोशिका विभाजन चक्र का लगभग 30 से 40% भाग लेता है। G1 फेज के पश्चात कोशिका S फेज में या सिंथेसिस फेज में एंटर कर जाती है। इस फेज को सिंथेसिस फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में डीएनए का संश्लेषण होता है तथा डीएनए संश्लेषण के पश्चात गुणसूत्र की लंबाई में 2 भाग बन जाते हैं, अर्थात क्रोमोसोम से क्रोमेटिड बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल शब्दों में सिंथेसिस फेज में डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। और एक बात आप नोट कर लें कि जब यह कोशिका सिंथेटिक फेज में पहुंच जाती है तब यह आवश्यक रूप से विभाजित होगी ही सही या अब इसके पास वापस जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। एस फेज के पश्चात कोशिका G2 फेज के अंदर जाती है। G2 फेज में कोशिका अगले विभाजन की तैयारी करती है। इस अवस्था में लगभग 10 से 20% का समय लगता है। ये तीनों ही अवस्थाएं इंटरफेज में प्रदर्शित होती हैं या इंटरफेज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। S2 फेज के पश्चात ही एक्चुअली कोशिका की विभाजन प्रावस्था आती है, जो कि कोशिका में दिखने वाली छोटी छोटी अवस्थाएं होती हैं।
तो इस प्रकार माइटोटिक फेज, G1 फेज, S फेज तथा G2 फेज सम्मिलित रूप से सेल साइकिल का निर्माण करते हैं। M फेज को पुनः M अर्थात माइटोटिक फेज को पुनः कई प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस पूरी प्रक्रिया को हम जब माइटोसिस तथा मियोसिस सेल डिवीज़न का अध्ययन करेंगे तो और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार सेल साइकिल निश्चित स्टेजेस से मिलकर बना हुआ चक्र है, जिससे गुजरने के पश्चात कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर यह डॉटर सेल्स का अथवा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यह था सेल साइकिल तथा सेल डिवीज़न से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। धन्यवाद।